चलो भाई देखो, गुआवा की बात करें, अमरूद की खेती, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे इसका बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली, इसका क्रोमोसोम नंबर, इसका ऑरिजिन। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जी, और बहुत सारे बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि इनको भी क्या पढ़ना। लेकिन सच ये है कि बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जिनको अभी तक सभी फसलों के बॉटनिकल नेम तक याद नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजर क्रॉप होती है, उनके तो याद है। आज भी कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, एक क्वेश्चन तो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम से आ ही जाता है। अच्छा, साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम में क्या अंतर होता है, बहुत से बच्चे इसमें भी हैं। ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम तो इसका, जैसे कि हमने कहा भाई गुआवा का बॉटनिकल नेम क्या है, सीडियम गुआजावा, आप चाहो तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो बॉटनिकल नेम है ना, ये स्पेसिफिक प्लांट के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही एनिमल में अगर हम बात करें तो वहां जूलॉजिकल नेम चलता है। तो आप जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम, ये दो दो चीजें लेकर नहीं चलना चाहते तो आप सीधा सीधा साइंटिफिक नेम कह दीजिए। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, वो इंसेक्ट पेस्ट में भी बॉटनिकल नेम बोल देते हैं, जबकि इंसेक्ट पेस्ट में बॉटनिकल नेम नहीं चलता। बॉटनिकल नेम, ये जो शब्द है ना, बॉटनिकल, बॉटनी, ये ही प्लांट से जुड़ा हुआ है। एनिमल में तो कभी बोल ही नहीं सकते। आप कभी मत कहना कि भाई ये जो कीड़ा है इसका बॉटनिकल नेम बताइए, ये गलत हो जाएगा। वहां पर आपको कहना है तो आप ये बोलिए कि भाई इस कीड़े का, इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम बताइए या जूलॉजिकल नेम बताइए। बॉटनिकल नेम सिर्फ प्लांट में चलता है। चलो काम की बात पे आते हैं, ये कहाँ चले गए हम। मैं कह रहा था कि भाई ये बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो आपको रटे हुए होने चाहिए हर एक क्रॉप के। नहीं याद हो रहे तो चार्ट बना लीजिए, इसका शीट आती है 2x2 की या 2x4 की, ऐसी शीट ले आइए। जहाँ भी आप पढ़ते हो उस रूम की दीवारों को ख़राब कर दीजिए। आप घर वालों से कह दीजिए कि ये रूम मेरा है, 2-3 साल तक मैं इसी में रहूँगा, और उसके बाद ही इसकी रंगाई पुताई का काम करना। अभी ये मेरे अंडर में है, इसकी दीवारों को मैं पूरी तरह से बर्बाद करने वाला हूँ। चिपका दीजिए, जहां मौका मिलता है, जहां जगह मिलती है वहां पर चिपका दीजिए, शीट बना बना करके। रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। आप चलते फिरते रिवीजन किया कीजिए। जो चीज़ें याद नहीं हो रही है ना, उसकी चार्ट बनाया करो। जैसे बॉटनिकल नेम याद नहीं हो रहे हैं तो जितनी भी क्रॉप है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो चाहे फील्ड क्रॉप हो, सभी क्रॉप के बॉटनिकल नेम एक चार्ट में लिखिए और जिस कमरे में आप पढ़ते हो ना उस कमरे की दीवार में चिपका दीजिए। और जब भी आप आ रहे हो उस रूम के अंदर, जब भी आप टहला मार रहे हो, खड़े हो, रेगुलर उस पर एक नज़र मार लीजिए हर 5-10 मिनट के अंदर एक बार कि भाई ये है, ये है, ये। तो वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। रटे हुए होने चाहिए। ऐसे ही आपको पैथोजन की जो साइंटिफिक नेम है, फंगस का क्या कॉजल और कौन सा फंगस है उसका क्या साइंटिफिक नेम है, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा निमेटोड है, इनके साइंटिफिक नेम याद नहीं होते। कॉजल ऑर्गेनिज्म याद नहीं होते डिसीज़ के, इनके भी चार्ट बनाइए। इंसेक्ट पेस्ट है, उनके साइंटिफिक नेम बड़ी दिक्कत आती है याद करने में, उनके चार्ट बना लीजिए। वैरायटी, सबसे बड़ा टास्क वैरायटी का, मुझे बड़ी हंसी आती है वैरायटी, तो इतनी वैरायटी जो होती हैं हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो वैरायटी में बच्चे पता नहीं कैसे याद करते होंगे। बल्कि मैं तो अपना सच बताऊं भाई, मैं जब पढ़ाई के दौरान था तो मैं वैरायटी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता था। मेरे पे नहीं होती थी याद भाई, मेरे पे कई में याद नहीं होती थी। मैं उसको पूरी तरह से छोड़ देता था कि भाई मेरे पर नहीं बनेगा तो रहने दो, क्वेश्चन भाड़ में जाने, तो मेरे को नहीं करना। तो मैं तो छोड़ देता था पूरी तरह से वैरायटीज़ को। लेकिन आप लोग नहीं छोड़ना, जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी वैरायटी तो कम से कम याद रखो। तो शुरू करें भाई, बेसिक सी चीज़ें हैं। पहले तो बॉटनिकल नेम क्या है भाई इसका, सीडियम गुआजावा। फैमिली क्या है इसकी, मिर्टेस, ये इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली पर क्वेश्चन आया हुआ है। ओरिजिन क्या है इसका, ट्रॉपिकल अमेरिका। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो वो है 2n=22। ये एक डिप्लॉइड है, पक्का वाला डिप्लॉइड, ट्रू डिप्लॉइड है आपका ये। अदर नेम, इसके अदर नेम पर भी कई बेसिक जो एग्जाम होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पुअर्स मैन एप्पल, इसको पुअर्स मैन एप्पल, गरीबों का सेब भी इसको कहते हैं। चलो उसके बाद बात करें इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की। इसका जो फ्रूट टाइप है वो है बेरी। यहाँ पर एडिबल पार्ट की बात करें तो वो है थैलेमस और पेरिकार्प। ये थैलेमस पेरिकार्प क्या होता है भाई, आपने कभी फ्लावर देखे हैं? चलो एक फ्लावर का डायग्राम यहाँ बना के दिखाते हैं आपको। वैसे तो सभी लोगों ने देखे ही होंगे फ्लावर, ये कलर ही दूसरा ले लिया। चलो यहाँ पर कलर लेते हैं, ये देखो बहुत सिंपल है। देखो भाई, ये फ्लावर इस तरह का आपने देखा ही होगा। फ्लावर ऐसे ही होता है, फूल, जिसमें ऊपर वाले पार्ट तो आपने मोस्टली देखे होंगे। ये भाई आपका एंथर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके
सेंट्रल में ये आपको दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ओवेरी है, इसके अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है। और इसके ठीक नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं थैलेमस। आपने अगर कभी अमरूद खाया हो तो कभी नोटिस करना, अमरूद जब आप मार्केट से लाते हो तो उसके ऊपर आपको फूल जैसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है, ऐसा लगता है कि फूल सूख गया हो। सूखे हुए फूल आपने देखे कभी प्लांट में लगे होंगे, उसकी पत्तियां झड़ जाएं, वो छोटा सा पार्ट। और अमरूद जब आप लेकर आते तो अमरूद के ऊपर एक छोटा सा ऐसा लगता है फूल सूख गया हो, सूखे से छिलके होते हैं उसके ऊपर, उनको हटा करके आप यूजुअली उनको खा लेते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये कोई यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ये अमरूद दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है यहाँ नीचे हल्का छोटा सा पार्ट, ये यहीं पर एक्चुअल में फ्लावर होता है। और ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, इसमें आपका है थैलेमस। इसमें क्या है? थैलेमस। ठीक है, केवल थैलेमस नहीं होता, थैलेमस के अलावा इसमें पेरिकार्प भी होता है। देखो होता क्या भाई, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवेरी है ना, ये बदल जाता है किसमें? फ्रूट में। ये किस में बदल जाता है भाई? फ्रूट में बदल जाता है। और ओवेरी की जो बाल है, जो ओवेरी वॉल है, ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट बॉल में, फ्रूट बॉल में। और ये जो फ्रूट बॉल होता है ना, इसी को कहते हैं पेरिकार्प। तो कई बार तो ये पूरे के पूरे फ्रूट को कवर करता है, कई बार ये सीड को कवर करता है, इसलिए इस पेरिकार्प को हम लोग सीड कोट भी कह देते हैं। और फ्रूट बॉल की जगह इसको आप फ्रूट कोट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो पेरिकार्प है ना, आप लोगों ने अमरूद देखा होगा कभी, देखो ये आपको दिख रहा है सेंटर में, ये पूरा सीड वाला पार्ट है। बहुत से लोगों ने अमरूद जब खाए होंगे तो अंदर पूरा की पूरा एक बॉल निकलता है जिसमें सीड ही सीड रहते हैं, वो भी एडिबल पार्ट होता है। और उसके चारों तरफ एक मोटा सा फ्लैशी लेयर मिलती है, ये आपको दिख रही होगी मोटी सी फ्लैशी लेयर। ये जो मोटी सी फ्लैशी लेयर है ना, यही है पेरिकार्प। ये क्या है भाई? पेरिकार्प। तो ये जो अमरूद का जो पूरा फ्रूट है ना, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें थैलेमस का पार्ट भी होता है, इसमें आपका थैलेमस का पार्ट भी होगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये इतना हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये मेनली आपका थैलेमस वाला ही पार्ट रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, ये आपका हो गया, यहाँ से प्लांट से अटैच रहता है, ये वाला जो पार्ट है ये थैलेमस है। तो यहाँ पर देखो, ये प्लांट से अटैच हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो आप, ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया स्टार्टिंग का। उसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका ओवरी वाला हिस्सा आ जाता है। ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है। अब जो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है तो उसकी जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होती है, और जो फ्रूट वॉल है उसी को पेरिकार्प कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेरिकार्प है वो काफ़ी मोटा रहता है, थिक रहता है, फ्लैशी रहता है। तो थैलेमस और पेरिकार्प दोनों ही यहाँ पर एडिबल पार्ट होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। इनफ्लोरोसेंस की बात करें तो वो है यहाँ पर सोलिटरी, डे न्यूट्रल प्लांट है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया था, मोस्टली जो क्रॉप रहती है या तो वो लॉन्ग डे में या शॉर्ट डे में आती है। बहुत कम ऐसी क्रॉप है, गिनी चुनी है, जो डे न्यूट्रल में आती है। तो ये किस में आता है भाई? डे न्यूट्रल में आता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू की। आपको क्या लगता है अमरूद के अंदर क्या होगा, कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी खट्टे फल होते हैं जिनमें कड़वाहट होती है, खटास होती है, वो ज़्यादातर आपके विटामिन सी रिच होते हैं। भाई रुक जाओ, उसमें ज़्यादातर आपको विटामिन सी मिलेगा। तो इसमें आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। 100 ग्राम, ध्यान रखना जब भी मैं इस तरह के डाटा बोलता हूँ कि भाई 100 ग्राम में इतना विटामिन सी, तो ये जो 100 ग्राम हमने बोला है ना, ये एडिबल पार्ट है। क्या है भाई? एडिबल पार्ट, खाने वाला पार्ट है। तो 100 ग्राम खाने वाले पार्ट में 299 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। ये पैक्टिन से भरपूर होता है, रिच इन दी पैक्टिन। पैक्टिन इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और जहां कहीं पर भी पैक्टिन होगा, वो सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है जेली बनाने के लिए। जैम जेली वगैरह आपने खाए होंगे, तो जेली आपने खाई होगी। जेली बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो पैक्टिन होता है। जिस फ्रूट में पैक्टिन अच्छी मात्रा में होगा, उसकी जेली बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से कि भाई जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है, तो वो है आपका गुआवा। मोस्ट सूटेबल फ्रूट है जेली के लिए, क्योंकि इसमें पैक्टिन भरपूर मात्रा में होता है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी पत्तियां, ये तो आपने घर में भी देखा होगा, मेरे माताजी पिताजी तो आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अमरूद की जो पत्तियां हैं वो दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती हैं। अपने दांतों में जो मसूड़े फूल जाते हैं, या दांतों में कीड़े लग जाएं, या दांतों में दर्द हो, उससे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। हमारे यहाँ पर तो भाई हम लोग क्या करते हैं, अमरूद की पत्तियों को पानी में उबाल लेते हैं, फिर जो पानी होता है उस पानी से डेली कुल्ला करते हैं, गरारे करते हैं, तो दांत बहुत अच्छे रहते हैं, दांतों में दर्द नहीं होता, दांतों की जो गंदगी है वो साफ होती है। तो टूथ पेन के लिए, दर्द जो होता है दांतों में, उससे छुटकारा पाने के लिए, और डायरिया के लिए,
इन सबसे बचाव के लिए इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत बढ़िया मानी जाती हैं। कई बार आपने गुआवा देखे होंगे पिंक कलर के होते हैं, देखे क्या होंगे, मैं आपको फोटो में ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो भी पिंक कलर के गुआवा। कई लोग सोचते हैं भाई पिंक कलर का गुआवा है मतलब हमको बहुत अच्छा गुआवा मिल गया, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। चाहे वो पिंक कलर का हो, व्हाइट कलर का हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू सब में एक जैसी ही होती है और कोई महंगा सस्ता भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि पिंक कलर का गुआवा है अंदर से वो लाल निकला है तो महंगा बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही रहता है, बस वैरायटी का अंतर रहता है। अब वो लाल रंग जो आया है वो लाल रंग किसकी वजह से आया है आपको पता होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे फल हो, पत्तियां हो, रंग जो होते हैं ना वो हमेशा पिगमेंट की वजह से होते हैं, कोई ना कोई पिगमेंट वहां पाया जाता है जिसकी वजह से कलर आता है। तो यहां पर पिंक या रेड कलर क्यों आ रहा है, लाइकोपीन की वजह से, इसको आप याद रखिएगा। तो गुआवा के अंदर जो पिंक कलर या रेड कलर आता है उसके फ्लैश में वो लाइकोपीन की वजह से आता है। आगे बढ़े, बात करें इसके एरिया और प्रोडक्शन की। पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोई तोड़ नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो लेकिन अब किताबों में तो इलाहाबाद के नाम से चल रहा है, हो सकता है क्वेश्चन भी इलाहाबाद के नाम से आए, क्योंकि भाई जो लिख गया वैरायटी बन गई वो तो बन गई। तो इसको गुआवा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भाई इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी गजब की वैरायटी यहाँ पर है। कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में स्पेशली अगर हम इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छी क्वालिटी के गुआवा प्रोड्यूस होते हैं। हमारी भारत की सबसे बेस्ट क्वालिटी के गुआवा प्रोड्यूस होते हैं। इसको गुआवा सिटी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के गुआवा यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। अभी वैरायटी भी बताएंगे आपको, इलाहाबाद सफ़ेदा है, सफ़ेद जाम है, लखनऊ 49 है जिसको L49 सरदार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें इसके क्लाइमेट और सॉइल की। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज दी बेस्ट। भाई उत्तर प्रदेश कह दिया तो उत्तर प्रदेश सब ट्रॉपिकल में आता है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के जो गुआवा हैं वो आपको विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं। यह बात अभी आपको बताएंगे विंटर सीजन में क्यों। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये डे न्यूट्रल है, ये तो हमने बता ही दिया। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 23 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये बढ़िया टेम्परेचर माना जाता है इसकी ग्रोथ के लिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है ये। कैसी है, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। आगे बढ़े, अब आते हैं क्रॉप रेगुलेशन। ये देखो क्रॉप रेगुलेशन क्या है। गुआवा, मैं सिर्फ गुआवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले आपको एक जनरल बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट क्रॉप हैं, बहुत सारी ऐसी फल हैं जो साल में कई बार फल देते हैं, मतलब उनके अंदर कई बार फूल आते हैं। मैनी टाइम्स फ्लावरिंग, साल में कई बार उनके अंदर फूल आते हैं एक साल में। अब सीधी सी बात है, फूल आएंगे तो फल भी आएंगे, यानी कि ऐसे बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो साल में कई बार फल देते हैं, उसमें गुआवा भी है। गुआवा की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 बार फूल आते हैं, 3 टाइम्स फ्लावरिंग होती है अलग अलग समय पर। तो गुआवा के अंदर 3 बार फूल आते हैं। 3 बार फूल आने का मतलब 3 बार ही उसमें फ्रूटिंग होगी, 3 बार ही उसमें फल आएंगे। तो गुआवा 3 बार, मतलब साल में आपको गुआवा का प्लांट जो है वो 3 बार फल दे सकता है, लेकिन तीनों बार अच्छी क्वालिटी का फल देगा ये जरूरी नहीं। अच्छी क्वालिटी का फल चाहिए तो आप सर्दियों का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो बेस्ट क्वालिटी के गुआवा होते हैं वो विंटर सीजन में मिलते हैं। उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वहां पर इंसेक्ट, एक फ्रूट फ्लाई होता है। हालांकि मानसून सीजन वाले जो हैं, आपके बारिश के मौसम में भी आपने कई जगह देखे होंगे अमरूद बिकते हैं और अमरूद की फसलें लोग मतलब फ्रूट ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वहाँ पर भी फल अच्छे हैं लेकिन एक्सीलेंट क्वालिटी नहीं बोल सकते। वहाँ पर एक्सीलेंट क्वालिटी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल इंसेक्ट है मानसून सीजन का, फ्रूट फ्लाई, बैक्ट्रोसीरा डोर्सालिस। ये जो फ्रूट फ्लाई है ना, ये सबसे ज़्यादा आतंक मचा के रखा है इसने मानसून सीजन में गुआवा के अंदर। तो इससे फ्रूट क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फल जो है वो गिर जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए मानसून को भी छोड़ दें। अगर अच्छी क्वालिटी के, जहाँ पर फ्रूट फ्लाई के जो अटैक हैं उसको अगर एस्केप करना हो तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के गुआवा आपको मिलेंगे विंटर सीजन में। इसलिए आपने देखा होगा देश भर में ज़्यादातर अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो गुआवा हैं वो आपको सर्दियों के मौसम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस सीजन में अभी भी आप मार्केट में चले जाओगे आपको काफ़ी सारी क्वालिटी के गुआवा मिल जाएंगे। हालांकि अब तो सीजन चला ही गया, मोस्टली नवंबर से लेकर जनवरी तक हार्वेस्टिंग होती है बेस्ट क्वालिटी के गुआवा, इसलिए विंटर सीजन में गुआवा की फसल हमको लेनी चाहिए। हालांकि फल तो 3 बार आएंगे, फूल जो है वो साल में 3 बार आते हैं। तो क्रॉप रेगुलेशन का मतलब क्या है? क्रॉप रेगुलेशन का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टीड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप।
एक तो भाई स्प्रिंग सीजन में आते हैं वो बेकार क्वालिटी, सबसे रोस्ट क्वालिटी के गुआवा होते हैं, उनको तो छोड़ ही दो। अब 2 सीजन बचे अपने पास, एक रेनी सीजन और एक विंटर सीजन। रेनी सीजन में अच्छी क्वालिटी के आते हैं, गुड रहते हैं, यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंक मचा रखा है भाई मानसून सीजन में, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब हो जाती है। तो भाई एक काम करो भाई, 2 बार भी क्यों ले, रेनी सीजन को भी छोड़ दो, विंटर सीजन का ले लो आप। विंटर सीजन में फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर एक्सीलेंट क्वालिटी के गुआवा हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले एक ही फसल को, मतलब एक ही प्लांट से 3-3 बार 2-2 बार फल लेने से अच्छा है एक बार ले लो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के ले लो, अच्छी उपज भी मिल जाएगी और आपका रिटर्न भी उतना ही हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचो कि भाई 2 बार लें, रेनी सीजन में भी ले लेंगे, विंटर में भी ले लेंगे। तो भाई अब वो सीधी सी बात है, आप इस बात को खुद ही समझिए कि भाई एक व्यक्ति से साल में 3 बार काम कराओ, उसकी एफिशिएंसी कुछ और होगी, और एक ही बार काम करा लो तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ उससे ज़्यादा काम कर देगा जितना वो 3 बार में करेगा। तो वही चीज़ एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर लागू हो रही है कि भाई एक प्लांट से आप साल में 3 बार फल लेने की जगह एक ही बार फल ले लो, पर अच्छी क्वालिटी के ले लो, वो आपका साल भर का रिटर्न दे देगा, अच्छे से अच्छा पैसा कमा करके आपको दे देगा, अच्छी फ्रूट यील्ड आपको दे देगा, अच्छी क्वालिटी का दे देगा। ठीक है, इसका कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि विंटर फ्रूट जो होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि इस सीजन में ये एस्केप कर देता है अटैक ऑफ द फ्रूट फ्लाई। अच्छा, मैंने आपको बताया इसमें फूल 3 बार आते हैं, इसको बहार ट्रीटमेंट कहते हैं या बहार सिस्टम कहते हैं। ये गुआवा एकमात्र ऐसी फसल नहीं है जिसमें फूल कई बार आते हैं। पोमग्रेनेट, अनार भी एक ऐसा फसल है जिसके अंदर फूल कई बार आते हैं। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, बहारों फूल बरसाओ। तो इस गाने में जो हीरो है वो बहारों से कह रहा है कि फूल बरसा दो, मेरा महबूब आने वाला है। किससे कह रहा है? बहारों से कह रहा है। मतलब सीधी सी बात है, बहार जो बहार है उसी के पास फूल है, वही फूल बरसाएगा। तो बहार यहाँ पर जो शब्द है ना वो फूलों से रिलेटेड है, तो है ही, सच बात है वो। ये जो गुआवा के अंदर जो बहार होती है ना, बहार सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बहार ट्रीटमेंट भी हम उसको कहते हैं, तो वो यही चीज़ है कि गुआवा के अंदर 3 बार फूल आते हैं तो 3 ही बार फल आएंगे। तो इसमें से हमें कौन से सीजन में बेस्ट क्वालिटी के, एक्सीलेंट क्वालिटी के फल मिलेंगे उस बारे में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पर देखो भाई, एक होती है अम्बे बहार, जो स्प्रिंग बहार भी इसको हम लोग कहते हैं। फरवरी और मार्च में इसके फूल आते हैं, जुलाई सितंबर में इसकी फ्रूटिंग होती है। सबसे पुअर क्वालिटी के फ्रूट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसको तो पूरी तरह से अवॉइड कर दो। उसके बाद है मृग, रेनी बहार या मृग बहार, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। IMP लगा दो। इसमें जो फूल है वो जून जुलाई में आते हैं। अब जून जुलाई में फूल आएंगे तो फल कब मिलेंगे? नवंबर से लेकर जनवरी तक, जो हम यूजुअली आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। ये एक्सीलेंट क्वालिटी के यहाँ पर आपको फ्रूट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का अटैक बिल्कुल भी नहीं होता। और एक है हर्ष बहार, जिसको ऑटमन बहार भी कहते हैं। अक्टूबर में इसके फूल आते हैं और फरवरी अप्रैल के बीच में इसकी फ्रूटिंग टाइम होती है। तो इसमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती जितना आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो मानसून सीजन में ध्यान रखना, जैसे कि ये जुलाई सितंबर मानसून सीजन जो है, उस समय फल नहीं लेने चाहिए, ये पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको फल लेने हैं तो बेस्ट जो रहता है वो मृग बहार का रहता है, इसको आप याद रखिएगा। बात करें आप वेराइटीज़ की, सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम है। तो भाई इलाहाबाद सफ़ेदा, मैंने कहा ना इलाहाबाद सबसे बेस्ट गुआवा सिटी जिसको हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुआवा आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बार फिर से कह दूं भाई, लोगों की भावनाएं ना हो जाए तो आजकल बड़ी दिक्कत है। ये इलाहाबाद का नाम बदल दिया, प्रयागराज कर दिया, लेकिन वैरायटी इलाहाबाद के नाम से चल रही। तो कुछ लोग ये मत कहना सर अब तो इलाहाबाद को प्रयागराज सफ़ेद कह दो। अब वो वैरायटी चल रही है, कब बदलेंगी मुझे नहीं पता। तो इलाहाबाद सफ़ेद मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है भैया आपकी उत्तर प्रदेश की, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। आप लोगों ने भी खाई, बड़ा सा उसका फल रहता है। लखनऊ 49, इसको ना L49 के नाम से भी जाना जाता है। L49 सरदार, एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी है इसकी, याद रखिएगा। हफ्सी, आप लोगों ने रेड फ्लेश्ड गुआवा, आजकल तो बहुत सारी वैरायटी हैं जिनके रेड फ्लेश्ड गुआवा होते हैं, अंदर से लाल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन यूजुअली इसी से पूछा जाता है, हफ्सी से, रेड फ्लेश्ड गुआवा। एक है बेहद कोकोनट, इसको भी याद रखिएगा, IMP है बेहट कोकोनट। ये सीडलेस है, इसके अंदर सीड ही नहीं बनते। वैसे भी सीड कौन से उसमें ज़्यादा होते हैं, छोटे से सीड होते हैं, हम लोग तो चबा डालते हैं उनको भी, लेकिन इसमें भी सीडलेस होते ही नहीं है। किसमें? बेहट कोकोनट में। एक है हरीजा, ये मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है बिहार की। कुछ हाइब्रिड देख लें इसकी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हाइब्रिड 45, हाइब्रिड 45 इलाहाबाद सफ़ेद और सरदार का क्रॉस है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये लखनऊ 49, ये जो वैरायटी है ना L49 सरदार, ये वैरायटी डेवलप ही इसी से हुई है, इलाहाबाद सफ़ेद से।
ये वैरायटी जो है लखनऊ 49 सरदार जो है वो इलाहाबाद सफ़ेद से ही डेवलप की गई है। और फिर हमने क्या किया, इस सरदार और इलाहाबाद सफ़ेद दोनों का क्रॉस करा करके एक वैरायटी बना दी हाइब्रिड 45। एक है कोहिर सफ़ेद और एक है सफ़ेद जाम। इन दोनों को देखिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। जैसा मैंगो के अंदर मैंने आपको बताया था अम्रपाली और मल्लिका के केस में, ऐसे यहाँ पर देखना भाई कोहिर सफ़ेद, कोहिर पहले है उसके बाद इलाहाबाद सफ़ेद है। कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेद का क्रॉस करोगे तो मिलेगा कोहिर सफ़ेद। एक है सफ़ेद जाम, इसमें इलाहाबाद सफ़ेद पहले है और कोहिर बाद में है। और ये मैंने रीज़न बताया था ऐसा क्यों होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से ये चीज़ें इसमें होती हैं। एक है अर्का मृदुला, ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसको याद रखिएगा। एक ये याद रख लीजिए ट्राइजीबन, ये ऑफ सीजन वैरायटी है गुआवा की। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ऐसे तो बहुत सारी वैरायटी, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी ही आपको बताए हैं। अब बात करें इसके प्रोपागेशन की, तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। वेजिटेटिव मतलब इसमें सीड से नहीं होगा, इसमें हम सीड का इस्तेमाल नहीं करते, किसी वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड है याद रखना, स्टूलिंग या फिर माउंड लेयरिंग भी इसको हम कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूलिंग, माउंड लेयरिंग मोस्ट कॉमन और चीपेस्ट मेथड माना जाता है गुआवा के अंदर। एक है इसमें इनार्चिंग, नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे कमर्शियल मेथड माना गया है इनार्चिंग। इसमें अभी एक नया मेथड डेवलप किया गया है CISH लखनऊ ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में, उन्होंने एक बेस्ट मेथड डेवलप किया है। एक रिसेंटली एक नया मेथड डेवलप किया है जिससे रैपिड मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। बेस्ट मेथड माना जाता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वो मेथड है बैज ग्राफ्टिंग। तो आप ये याद रखिएगा, 3 नाम है यहाँ पर। एक है स्टूलिंग माउंड लेयरिंग जो कॉमन मेथड है, एक है इनार्चिंग जो कमर्शियल मेथड है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और एक है आपका वेज ग्राफ्टिंग जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत सही माना जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्लांटिंग स्पेस की, तो 6 मीटर इंटू 6 मीटर, कई जगह पर 7 मीटर इंटू 7 मीटर भी लिखा हुआ है। आप 6 मीटर वाला याद रख लो। रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांटिंग स्पेस होती है। बेस्ट टाइम जो है प्लांटिंग का वो जून जुलाई माना जाता है। एक इसमें मिडो ऑर्चार्डिंग है, ये याद रखना, मिडो ऑर्चार्डिंग। ये भी आपका CISH लखनऊ में एक नया मेथड डेवलप किया है। इसमें प्लांटिंग स्पेस बहुत कम रखी जाती है, 1 मीटर इंटू 2 मीटर, सोच लो बस इतनी स्पेस रखी जाती है। 5000 प्लांट पर हेक्टेयर तक इसमें आ जाते हैं। ये दोनों डाटा आप लोग याद रखना है, दोनों डाटा और मिडो ऑर्चार्डिंग नाम, ये 3 चीज़ें याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें हार्वेस्टिंग यील्ड, कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, स्लाइड बनाई है ज़बरदस्ती की। हार्वेस्टिंग स्टेज है ग्रीन फर्म फ्रूट होना चाहिए। स्टोरेज टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 90% तक। 3 से 4 हफ्ते तक इसको आप स्टोर करके इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर रख सकते हो। डिसीज़ की बात करें तो यहाँ पर एक है गुआवा बेल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और सीरियस डिसीज़ मानी जाती है गुआवा की। कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम PBCT। ये एल्कलाइन सॉइल के अंदर बहुत कॉमन है। इसके अंदर क्या है भाई, विल्टिंग अपीयरेंस होता है, पत्तियां सूख जाती हैं और आप फाइनली वो आके मर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, रेजिस्टेंट वैरायटी है इसकी इलाहाबाद सफ़ेद, इसमें विल्टिंग नहीं होती। उसके अलावा बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की, तो वो आपका देखो एक स्ट्रिप्ड मिलीबग है। इसका साइंटिफिक नेम मैंने बताया था, चार्ट बना लेना, रट्टा मारना है आपको साइंटिफिक नेम का। तो ये क्या भाई फेरिसा बिरगाटा, ये है भाई स्ट्रिप्ड मिलीबग का। गुआवा फ्रूट फ्लाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुआवा फ्रूट फ्लाई। इसको डॉकस डॉर्सैलिस के नाम से भी जाना जाता है और कुछ किताबों में बैक्टोसिरा डॉर्सैलिस भी दिया है। तो आप दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत होना, डॉकस डॉर्सैलिस भी है और बैक्टोसिरा डॉर्सैलिस भी है। एक है गुआवा टी मॉस्किटो बग, ये है हेलोपेल्टिस एंटोनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गुआवा को लेकर, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।